अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 विच इज़ अबाउट मैट्रिसेस एंड देयर डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हम मैट्रिक्स का कंसेप्ट जानेंगे कि ये मैट्रिक्स यानी कॉलम क्या चीज़ है। आर्थर केले एक रियाजीदान था जिसने 1857-58 में मैट्रिक्स के बारे में नज़रिया पेश किया कि मैट्रिक्स क्या है कि जो रियल नंबर्स हैं, हकीकी अदाद हैं, उनको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देना, ये मैट्रिक्स कहलाता है। अब जब हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं तो बाज़ औक़ात मैट्रिक्स ऐसे भी होते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, तो हम यहाँ पर स्क्वायर को रेक्टेंगल में मर्ज कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, इनकी इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं तमाम और 4 साइड्स होती हैं। बस फ़र्क ये है कि स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं, जबकि रेक्टेंगल में 2 इक्वल की होती है और दूसरी 2 जो है वो आपस में इक्वल की होती हैं। तो यहाँ पर हम स्क्वायर को रेक्टेंगल में मर्ज कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं कि मैट्रिक्स का यूज़ क्या है। मैट्रिक्स जो है रियाजी में यूज़ होता है, इसके साथ साथ ये स्टैट में यूज़ होता है, फिज़िक्स में यूज़ होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है, और इसके अलावा भी इसके बहुत सारे इस्तेमालात हैं। मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने के लिए 2 बुनियादी चीज़ें जो है वो है, एक मैट्रिक्स की रोज़ और दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम। रोज़ और कॉलम से क्या मुराद है? कोई भी हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं, जो अभी हमने कहा कि नंबर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देना, बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देना, ये मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसमें मैट्रिक्स की रोज़ कौन सी हैं और कॉलम कौन से हैं? ये वाली जो उसकी लाइंस हैं ये मैट्रिक्स की रोज़ कहलाती हैं, मतलब कतारें कहलाती हैं, जबकि ये वाले जो अमूदी लाइंस हैं इन्हें मैट्रिक्स के कॉलम कहा जाता है। तो रोज एंड कॉलम्स के बारे में आप जान लिया कि मैट्रिक्स में जो उफकी लाइंस हैं यानी कि एक्स एक्सिस वाली लाइंस हैं उन्हें रोज कहा जाता है, जबकि जो वाई एक्सिस वाली यानी अमूदी लाइंस हैं उन्हें कॉलम कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से क्या मुराद है, यानी कि कॉलम के मर्तबे से क्या मुराद है। तो अभी हमने देखा कि रोज एंड कॉलम्स से क्या मुराद है, तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक में जितनी रोज हैं वो लिखेंगे। जैसे अगर इस मैट्रिक की बात करें तो 1 और 2, इसमें 2 रोज हैं, और इसमें अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम कितने हैं? 1 2 3 कॉलम हैं। तो हम कहेंगे कि इस मैट्रिक का जो मर्तबा है, जो ऑर्डर है, वो है 2/3। तो इसी तरह हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम कर सकते हैं, किससे? हम सबसे पहले जानेंगे कि उसकी रोज कितनी है और उसके कॉलम कितने हैं। रोज और कॉलम को मिलाकर हम उसका मर्तबा लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं? वो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे जिनमें ये 2 कंडीशंस पाई जाती होंगी। पहली कंडीशन ये है कि उन दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स एक जैसे हों। फॉर एग्जांपल 2 मैट्रिक्स हमने लिए ए एंड बी, ए और बी 2 मैट्रिक्स लिए, तो पहली कंडीशन ये है कि जो एलिमेंट ए के हों वही एलिमेंट बी के हों, मतलब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कि अगर ए का फर्स्ट एलिमेंट 2 है तो बी का भी फर्स्ट एलिमेंट 2 ही होना चाहिए। अगर ए का सेकंड एलिमेंट 4 है तो बी मैट्रिक्स का भी सेकंड एलिमेंट 4 होना चाहिए। एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि इनके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। एलिमेंट्स क्या होते हैं? मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी जाती हैं वो मैट्रिक्स के एलिमेंट यानी कि अरकान कहलाते हैं। एक और बात याद रखनी है कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो लेटर यूज करते हैं वो कैपिटल लेटर यानी कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज किया जाता है, जबकि अगर अल्फ़ाबेट को मैट्रिक्स के अंदर लिखना पड़ जाए तो फिर हम स्मॉल अल्फ़ाबेट लिखते हैं, जैसे ये मैंने लिखा, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बाहर जो है कैपिटल लेटर लिखा जाता है। अच्छा, 2 कंडीशंस थी इक्वल मैट्रिक्स की। पहली बात तो ये कि एक मैट्रिक्स के और दूसरे मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए, और दूसरी बात ये है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का मर्तबा बराबर होना चाहिए। अगर पहला मैट्रिक 2/2 का है तो दूसरा मैट्रिक भी 2/2 का होना चाहिए। पहला मैट्रिक 1/1 का है तो दूसरा भी 1/1 का होना चाहिए, तब ये मैट्रिक्स जो है इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। तो ये हमने कुछ चीज़ें पढ़ी है मैट्रिक्स के बारे में। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। आज हम एक्सरसाइज 1.1 को ही सॉल्व करेंगे कंप्लीट। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कॉलमों का मर्तबा मालूम करें। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मालूम करना है।
मैट्रिसेस मैट्रिक्स की जमा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, कॉलमों का मर्तबा, ये हमने मालूम करना है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो है A इक्वल्स टू 2 3 -5 6। तो इसमें हम जानेंगे कि इस कॉलम ए का मर्तबा क्या है। सबसे पहले हमने रोज लिखनी है, फिर कॉलम लिखने हैं, गलती नहीं करनी, कॉलम पहले और रोज बाद में नहीं लिखने, पहले रोज और फिर कॉलम, दिस इज अ कन्वेंशन, ये एक रवायत है। तो यहाँ देखेंगे इसकी रोज कितनी है 1 और 2, 2 रोज हैं तो हम लिखेंगे 2 बाय, अब कॉलम देखेंगे इसके तो 1 और 2, इसके कॉलम भी 2 हैं और रोज भी 2 हैं, तो इसका मतलब बनेगा 2 बाय 2। इसी तरह कोई भी और मैट्रिक्स ले लें, उसका हम ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने F मैट्रिक्स दिया है, उसका सिर्फ एक ही एलिमेंट है विच इज 2। अब देखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या बनता है। देखें इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बनेगा 1 बाय 1। इसी तरह कोई और बात आप देख सकते हैं, जैसे लास्ट है H, वो है 2 3 4 1 0 6। तो आप इजीली जान सकते हैं, बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या बनेगा। सबसे पहले रोज देखेंगे, 2 रोज 2 बाय, कॉलम देखेंगे 1 2 3 कॉलम है इसके, तो 2 बाय 3, ये इसका ऑर्डर हो गया। ये था फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंट मैट्रिसेस दिए गए हैं, बुक आपके पास होगी, डिफरेंट मैट्रिसेस दिए गए हैं, बताना है कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो जैसे पहले मैट्रिक्स का मैं बता देता हूं, लिखा हुआ है A इक्वल्स टू 3। यहां पर आप बुक में क्वेश्चन देख सकते हैं, फर्स्ट मैट्रिक जो है A है। अब अपने बुक आपके पास है तो आप देख सकते हैं कि कौन सा जो है इससे मिलता जुलता है। अगर आप C की बात करें तो C में लिखा है 5 - 3, 5 - 3, तो इसका क्या है, एक ही एलिमेंट है और वो कौन सा है, 3 है, मतलब एक ही रो है एक ही कॉलम है। इक्वल मैट्रिक की शर्त याद है ना, शर्त 2 थी, एक के दोनों का ऑर्डर सेम हो, दूसरा दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑर्डर क्या है 1 बाय 1। इसका ऑर्डर क्या है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 - 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर तो इसका जब 3 लिखेंगे तो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है और एलिमेंट भी सेम है, इसलिए हम कहेंगे कि A एंड C आर इक्वल मैट्रिसेस। A एंड C आर इक्वल मैट्रिसेस। A और C जो है दो मसावी कॉलम है। इसी तरह और देख सकते हैं, जैसा कि B लिखा हुआ है, B में एलिमेंट है 3 और 5, ये दो एलिमेंट हैं B के। अब देखें कि इसमें एलिमेंट तो 3 और 5 है, रोज एंड कॉलम कितने हैं, ऑर्डर इसका क्या बनता है, एक रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बनेगा 1 बाय 2। अब हमने जो और दिए गए हैं क्वेश्चन में, उनमें से ढूंढना है कि कौन सा ऐसा है जिसके एलिमेंट 3 और 5 हो और उसका ऑर्डर जो है वो 1 बाय 2 बने। तो यहाँ आप देख सकते हैं I वाला जो मैट्रिक्स है I, उसमें क्या है 3 और आगे लिखा है 3 + 2। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो I किसके बराबर आता है 3 एंड 3 + 5 कितना, 3 + 2 कितना हुआ 5। तो यहाँ देखें तो ये सेम टू सेम इसी तरह का है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिसेस हैं, ये आपस में मसावी कॉलम है, इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो ये कंसेप्ट है जी इक्वल मैट्रिसेस का। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन क्या है कि A, B, C और D 4 वेरिएबल्स हैं, इनकी कीमतें मालूम करनी है जो कि दी हुई मसावत को दुरुस्त कायम रखती हो। मसावत क्या दी गई है, A + C, C - 1, A + 2B एंड 4D - 6 इक्वल है 0
-7 3 एंड 2D। ये दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, उनमें इक्वल का साइन है, मतलब इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो हमने फाइंड करना है, इसमें जो हमें वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं A B C एंड D, हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। A B C एंड D, इन 4 वेरिएबल्स की मुतगय्यरों की हमने कीमतें मालूम करनी है। सबसे पहले हम डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे इक्वल मैट्रिसेस की। बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो बराबर होते हैं। अगर इसका पहला एलिमेंट A प्लस C है तो वो बराबर होगा 0 के, इसका दूसरा एलिमेंट -7 के बराबर होगा, तीसरा एलिमेंट 3 के बराबर होगा और चौथा एलिमेंट 2D के बराबर होगा, क्योंकि ये डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिसेस की। तो हम लिखेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, मसावी गालबों की तारीफ की रूह से हम लिख सकते हैं कि A प्लस C बराबर है किस चीज के, 0 के। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात क्या है, A प्लस 2B ये बराबर है -7 के, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, C माइनस 1 ये इक्वल है 3 के, इक्वेशन नंबर 3। एंड 4D -6 इक्वल्स टू 2D, इक्वेशन नंबर 4। ये 4 इक्वेशंस आ गई। अब हमने इनमें जो वेरिएबल्स पाए जाते हैं उनकी कीमतें मालूम कर लेनी है। तो सबसे पहले आपने उस इक्वेशन को हल करना है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, क्योंकि उसको हल करना आसान होता है, उसकी वैल्यू डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें इक्वेशन नंबर 1 में 2 वेरिएबल हैं, इक्वेशन नंबर 2 में भी 2 वेरिएबल हैं, जबकि थर्ड इक्वेशन में एक वेरिएबल है विच इज C, और फोर्थ में भी एक वेरिएबल है, कौन सा, D। इधर भी D है इधर भी D है, तो वेरिएबल एक ही हुआ। तो हम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 3 मसावत 3 की रूह से, मसावत 3 में क्या है, C माइनस 1 इक्वल्स टू 3, C माइनस 1 इक्वल्स टू 3। यहाँ से हम C मालूम कर सकते हैं, C इक्वल्स आ जाएगा 3, माइनस का 1 है दूसरी साइड पर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, एंड C इक्वल्स टू 4। C की हमने वैल्यू फाइंड कर ली जो कि आई 4। अब हम इक्वेशन नंबर 4 से D की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बाय इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में देखें तो है 4D माइनस 6 इक्वल्स टू 2D। वेरिएबल वाली टर्म्स को मिला लेते हैं, जैसे 4D है, 2D इधर प्लस का है तो इस साइड पर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 6 है तो इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 6। क्योंकि आपको पता है कि अगर एक चीज बराबर के एक तरफ प्लस हो रही है तो दूसरी तरफ माइनस हो जाती है, और अगर माइनस हो रही है तो प्लस हो जाती है। इसी तरह अगर एक साइड पर डिवाइड हो रही हो तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ से 4D माइनस 2D कितना बच गया, 2D बच गया, इक्वल्स टू 6। हमने D फाइंड करना है, जो भी चीज मालूम करनी है उसको सेपरेट रखना है, उसको अलग करना है, उसके साथ जो चीजें हैं उसको दूसरी साइड पे ले जाएं। तो 6 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था D के साथ, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एंड D इक्वल्स टू 3। तो D की वैल्यू आ जाएगी 3। दो चीजों की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने वैल्यूज मालूम करनी है A एंड B की। अगर ये जो C की इक्वेशन, C की वैल्यू आई है, आंसर है, इसको हम उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो क्या हम A की वैल्यू हासिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग C इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में C की जगह पर 4 लिखेंगे तो ये क्या आएगा, A प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से A निकालेंगे तो 4 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो A की वैल्यू आ गई -4। अब सिर्फ रह गया हमारे पास B की वैल्यू फाइंड करना। जब A की वैल्यू आ गई है तो अगर हम A की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करें तो B की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग A इक्वल्स टू -4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में A की जगह पर -4 लिख दिया, प्लस 2B इक्वल्स टू -7।
तो यहाँ से 2 भी फाइंड करना है, इसको सेपरेट करेंगे। -7 माइनस का 4 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 भी इक्वल्स टू -7 + 4 कितना बचा, -3 और b इक्वल्स टू -3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो b इक्वल्स टू -1.5। इसको देख लेना है, तकरीबन यही आएगा। बहरहाल ये है इसका आंसर बी का। डिवाइड करके चेक कर लेना, जो आंसर हो वो डिवाइड वाला भी लिख सकते हो और ये वाला आंसर भी इसका लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 4 वैल्यूज निकाल ली, A, B, C एंड D। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इन वैल्यूज को आप इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं और इन बॉक्सेस में लिखने का मतलब ये है कि ये ताकि वाजे नजर आए कि ये इनकी वैल्यूज हैं, आप इनको वाजे लिख सकते हैं और मार्कर के साथ भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये है एक्सरसाइज 1.1। उम्मीद काफ़ी है कि इसके आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।